स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ दीपमाला रामचरण। आई होप कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी मस्तियाँ भी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8th हिस्ट्री, लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4, ट्राइबल्स, decus and the features of golden age. सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा था कि अंग्रेजों ने इंडिया में आने के बाद से इंडिया की वो जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उनमें चेंजेस करने शुरू कर दिए। और मैंने ये बताया था कि जो ट्राइब्स थी, जो जनजातियाँ थी, उनकी पूरी इकोनॉमी, उनका पूरा कल्चर वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था। ये आदिवासी जनजातियाँ जंगलों से ही फल फूल इकट्ठा करती थी, जंगलों में ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती थी, जंगलों में ही हंटिंग करती थी और अपनी जीविका चलाती थी, यानी अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसके अलावा जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, इनकी फॉरेस्ट पॉलिसीज को चेंज कर दिया। फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व घोषित कर दिया, अर्थात आदिवासियों के इन फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उन्होंने रूल्स बनाए कि जो जनजातियां हैं वो फॉरेस्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके कारण जो आदिवासी मजदूर थे, जो आदिवासी जनजातियां थी, उन्होंने क्या किया, उनमें से बहुत से लोगों ने जो है काम की तलाश में जंगलों से बाहर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। द plight of the tribals who have to go far away from their homes in search of work was even worse. काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ज़्यादा खराब थी। From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. 19वीं शताब्दी के आखिर तक चाय के बागान और खनन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुके थे। Tribals were recruited in large numbers to work the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. असम के चाय के बागानों में और झारखंड की कोयला की खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासियों को भर्ती किया गया। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning homes. इन आदिवासियों की भर्ती ठेकेदारों द्वारा की जाती थी। ये ठेकेदार न केवल आदिवासियों को बहुत कम मजदूरी देते थे, बहुत ही कम वेतन देते थे, बल्कि वे आदिवासियों को वापस उनके घर भी नहीं लौटने देते थे। A closer look, नज़दीक से देखने पर। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते हुए कानूनों, अपने परंपराओं पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ बगावत कर दी, यानी विद्रोह कर दिया। The Cols rebelled in 1831 and 1832. Santals rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India
broke out in 1910 and the Worli Revolt in Maharashtra in 1940. 1831 और 32 में 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, द कोल रिबेल्ड इन 1832, यानी जो है कोल आदिवासियों ने 1831 से लेकर 1832 तक विद्रोह किया। संथालों ने 1855 में, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में, और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको कौन कौन से जनजातियों ने कब कब विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1831 to 32 कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया, 1855 में संथालों ने विद्रोह किया, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो ये जो है जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह थे जिनको आपको याद रखना है। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक आंदोलन था। बिरसा मुंडा। बिरसा was born in mid 17th century. बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। और कहाँ हुआ था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बिरसा का जन्म झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, किस जनजाति में हुआ था, मुंडा जनजाति में हुआ था। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति में हुआ था। द सन ऑफ अ पुअर फादर, he grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhara. बिरसा के पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों को चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. गरीबी के कारण बिरसा की परवरिश मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी के कारण लाचार होकर बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sardars, leader of the community, urging the people to revolt. लड़कपन से ही, मतलब जब बिरसा एडोलसेंट एज में थे तभी से अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां उन्होंने सुनी थी। जब वो जो है बचपन में उन्होंने मुंडाओं द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोहों की कहानियां अपने पूर्वजों से सुनी। They talked of a golden age when the Mundas have been free of the oppression of Tikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land, मुल्क की लड़ाई।
reminding people of the need to win back their kingdom. उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे, ऐसे गोल्डन एज की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं यानी अंग्रेजों के उत्पीड़न से, बाहरी लोगों के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार फिर से बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, जो सरदार थे वो टाइम टाइम पर लोगों के बीच में विद्रोह की बात करते थे। सरदार यानी जो इनके जनजातियों के हेड हुआ करते थे, वो बीच बीच में लोगों को इन दीकुओं के विरुद्ध अवेयर करते थे, जागरूक करते थे, विद्रोह की बात करते थे। वो कहते थे कि एक ऐसा स्वर्ण युग आएगा, गोल्डन एज आएगा, जब हमें हमारे पुराने अधिकार फिर से मिल जाएंगे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि हमें जो है अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें अपना साम्राज्य फिर से वापस पाना है। बिरसा went to the local missionary school and listened the sermons of missionaries. बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्होंने मिशनरियों के उपदेशों को सुनने का मौका मिला, यानी ईसाई धर्म के बारे में जानने का मौका मिला। There too, he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. उन्होंने उन स्कूलों में यह भी सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है। This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सभी मुंडा एक अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। ऐसा जो है ईसाई धर्म के जो मिशनरीज के जो हेड्स होते थे, वो जो है जनजाति लोगों से कहते थे कि मुंडा समुदाय फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, फिर से गोल्डन एज वापस आ सकता है, बशर्ते मुंडा समुदाय अगर ईसाई धर्म स्वीकार कर ले और अपनी खराब आदतों को छोड़ दे। Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnava preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। वैष्णव जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, भागवत धर्म को मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने यानी बिरसा ने जनेऊ धारण की और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with his growing up years. बिरसा अपनी किशोरावस्था में जिन जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। His movement was aimed at reforming tribal society. बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and secrecy.
But must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. उन्होंने यानी बिरसा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को साफ रखें, डायन और जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। वे मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को बाहर का मानते थे जो मुंडाओं की जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और कहा कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को फिर से वापस लाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, trapped natural springs, planted trees and orchids, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. उन्होंने यानी बिरसा ने लोगों के सामने एक ऐसे स्वर्ण युग या सतयुग की कल्पना पेश की जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ पौधे और बाग बगीचे लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों और अपने बिरादरी के लोगों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें और ऐसे स्वर्ण युग को साकार करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the governments and set up a Munda Raj with Birsa at its head. अंग्रेजों को बिरसा के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं का स्रोत मानता था। ठीक है, मुंडा जो है ये मानते थे कि जो मिशनरियां हैं, महाजन हैं, हिंदू भूस्वामी और सरकार है, यही वास्तव में मुंडाओं की सभी समस्याओं की जड़ हैं और इसीलिए मुंडा आंदोलन के जरिए इन लोगों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहते थे। हिंदू भूस्वामी, महाजन उनकी जमीन को छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। The movement identified all these forces as the cause of misery of the Mundas were suffering. The land policy of the British were destroying
their traditional land system. Hindus, landlords and moneylenders were taking over their lands and missionaries were criticized their traditional culture. ठीक है, यही कह रहा है कि जो मुंडा थे वो ब्रिटिश लोगों को, भूस्वामियों को और महाजनों, मिशनरियों, इन सभी को अपनी समस्याओं की मूल जड़ मानते थे और ये मानते थे कि जो हिंदू भूस्वामी हैं, महाजन हैं, उनकी ज़मीन को छीन रहे हैं, उनकी परंपरागत संस्कृति को जो है, जो मिशनरियाँ हैं वो नष्ट कर रही हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो इनकी सारी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में बिरसा को सजा सुनाई गई। ठीक है, 1895 में इन्होंने, अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद करने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. लेकिन 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा फिर से लोगों का समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, Dikus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbol of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and jamidars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को सपोर्ट में लाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकुओं, मनीलेंडर्स और महाजन, भूस्वामी इत्यादि और यूरोपियों को वे तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने जगह जगह पर पुलिस स्टेशन यानी थानों पर और चर्चों पर हमला किए। जमींदारों और महाजनों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद कलर का झंडा यानी सफेद व्हाइट फ्लैग बिरसा राज का प्रतीक था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कालरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से यानी कालरा से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। However, the movement was significant in at least 2 ways. यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. पहला यह कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। ठीक है, इस आंदोलन के जरिए जो है जो बिरसा थे उन्होंने जो है ऐसे कानून लागू करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया जिससे जो महाजन और मनी लेंडर्स, जो महाजन और भूस्वामी थे, वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा ना कर पाए। और सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर
against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. दूसरा, इस विद्रोह ने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। Elsewhere, अन्यत्र, Why do we need cash? हमें नकदी की जरूरत क्यों होती है? There are many reasons why tribal and other social groups often do not wish to produce for the market. ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे, यानी जो है मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन नहीं करना चाहते थे। This tribal song from Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribals were viewed the market. पपुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह से देखते थे। We say cash is unsatisfactory trash. It won't keep off rent and it gives me pain. So why should I work my guts from coconut trees for these government muds? Cash cropping is all very well if you have got something to sell. But tell me, sir, why, if there's nothing to buy, should I bother? पपुआ न्यू गिनी के लोगों पर एक कविता लिखी गई है। वे कहते हैं, नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं। Adapted from a song quoted in Cohen Clark एवं Hoswell, The Economy of Subsistence Agriculture 1970। ये कविता कोहेन क्लार्क एवं हॉस्वेल की द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में दिए गए एक कविता पर आधारित है। तो ये था आपका चैप्टर ट्राइबल्स दीकू एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, यानी आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर से कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।